नमस्ते, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अभय भाई, कल रात में जब हम लोग सोए, तो ऐसा हुँ, बड़ा मतलब जिसको कहते हैं ना, दुनिया के हिसाब से एक बहुत हुँ, बड़ा उलटफेर हुआ है अमेरिका में। अमेरिका में प्रेज़िडेंट तो नहीं हटेगा, लेकिन हुँ, अमेरिका क्यों अमेरिका है? हुँ, और दुनिया के बहुत से लोग उसकी तरफ देखते हैं, चाहे डेमोक्रेसी की बात हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हुँ, को, हम सब लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अमेरिका की इन हुँ, मतलब देखने वाली हैं। हुँ, वहां पे एक सुप्रीम कोर्ट है जिसमें रिपब्लिकन प्रभाव के या रिपब्लिकन मानसिकता के ऐसा माना जाता है कि कुछ जो जजेस हैं वो उसी के प्रभाव के हैं, मेजोरिटी हुँ, उनकी है। हुँ, लेकिन कल 6-3 से एक निर्णय उन्होंने दिया कि ये जो ट्रम्प साहब हुँ, अनाप शनाप उल्टा पुल्टा पूरी दुनिया को नचाए हुए थे, अपनी प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर का उपयोग करते हुए वो कुछ टैरिफ कहीं लगा दे रहे थे, तुम्हारा इतना, तुम्हारा इतना, तुम्हारा इतना। हुँ, ये सब गैर कानूनी है, और जो भी टैरिफ है वो कांग्रेस से उसका अनुमोदन होना या कांग्रेस में पास कराना आवश्यक है। हुँ, हुँ, ट्रम्प के लिए एक बड़ा झटका है, हालांकि ट्रम्प फिर को बोले हैं, उनको मालूम नहीं ट्रम्प को क्या हो गया मोदी जी से, वो तो भारत के पीछे पड़े, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने भारत का लिया कि ये इसको मैं चल इनका चलता रहेगा। अब उनको क्या दिक्कत है, क्या खुंदक है, क्या पुरानी दोस्ती दुश्मनी है, वो भारत पाकिस्तान का कितने वो गिरे और ये सब तो लड़ने वाले थे, हुँ, फिर मैंने हुँ, दोनों को कैसे अलग किया, ये सब फिर से जी, उन्होंने दोहराया है। जी, ये आपकी कुछ, क्योंकि मैं एक तरफ मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं थोड़ा एंटी अमेरिका एक समय बहुत ज्यादा था, लेकिन जब उनकी जुडिशरी इस तरह के निर्णय अगर देने की हिम्मत रखती है, तो कहीं ना कहीं मुझे तो एक्नॉलेज, व्यक्तिगत रूप से मैं उसको करता हूं कि भाई कुछ इंडिपेंडेंस तो है। अबे भाई। देखिए अमेरिका विरोध अ, अपनी वाक में और अपने कर्म में मैं भी करता रहा हूँ बहुत लंबे अरसे तक। एक तरह से हम लोग उसकी खुराक पे पले हैं। मैं इसको जोड़ दूँ मैं तो दरअसल कांग्रेस विरोध और अमेरिका विरोध दोनों की खुराक पे पला हूँ। मतलब जी। हम लोग उस पीढ़ी के हैं जब कि अ, गैर कांग्रेसवाद की राजनीति परवान चढ़ रही थी और हमको लग रहा था कि ये राजनीति है जो कि देश को सच्चा लोकतंत्र दे सकती है। बहरहाल हमने कितनी गलती की और कितनी गलती नहीं की, ये तो इतिहास हमें भी बता रहा है और दूसरे भी देख रहे हैं। मैं इसके ऊपर नहीं आता हूँ। हम जो ट्रम्प के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके 2 हिस्से हैं, दोनों से संबंधित सवाल आपने पूछा है। एक हिस्सा ये है कि भारत के बारे में ट्रम्प की इतनी चिढ़ क्यों है कि इनके ऊपर जारी रहेगा? और दूसरा ये है कि ट्रम्प की जो अमेरिकी लोकतंत्र की जो स्थिति ट्रम्प ने बना दी थी, उससे छुटकारा अमेरिकी लोकतंत्र को मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी के साथ दुनिया का सवाल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले भारत के प्रश्न पे मैं आता हूँ। देखिए, भारत के बारे में तो मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि ट्रंप की नरेंद्र मोदी से एक अंदरूनी खुन्नस है और वो खुन्नस खुलकर साफ आ गई है और उस खुन्नस का रिश्ता उस घटना से है, जब नरेंद्र मोदी बाइडेन के ज़माने में 2024 में अमेरिका गए थे और ट्रंप ने बिना उनसे पूछे और बिना कार्यक्रम तय किए हुए अपनी एक रैली में ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। अपनी एक रैली में घोषणा कर दी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से मेरी मुलाकात होगी। अच्छा, इसके बाद ट्रंप को उम्मीद ये थी कि मोदी का स्टाफ ट्रंप के स्टाफ से संपर्क करता, या तो कुछ कहता कि अभी नहीं हो पाएगी मुलाकात, आगे मुलाकात होगी, या मुलाकात निर्धारित कर लेता। अच्छा, मोदी जी ने शायद ये समझा होगा, ऐसा मोदी जी की तरफ से तर्क आता है कि अगर ट्रंप से मिलना होगा तो कमला हैरिस से भी मिलना होगा, तो दोनों से मिलना होगा कि वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े उम्मीदवार है, एक डेमोक्रेट है, एक रिपब्लिकन है। तो मोदी जी ने सोचा झंझट में कौन पड़े, और मोदी जी वहां से बिना ट्रंप से मिले हुए लौट आए। लेकिन मैं ये मोदी जी की तरफ से दिया जाने वाला एक बचाव का तर्क है, मैं इसको नहीं मानता हूं। मेरा मानना यह है कि मोदी जी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती थी। मोदी जी की दोस्ती एक ऐसे व्यक्ति से नहीं थी जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा हो और उस वक्त ट्रंप के जीतने की संभावनाएं प्रबल नहीं थी। उस वक्त कुछ कमला हैरिस की जो चुनावी मुहिम थी वो उछाल मार रही थी, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। तो और सबको लग रहा था कि कमला हैरिस ट्रंप को जो है वो हरा सकती है। जो अमेरिका के अपने मित्र हैं, जिनसे हम और आप दोनों ही वाकिफ हैं, वो लोग भी फोन ऑन पे ईमेल वगैरह में यही कहते थे कि ट्रंप तो अब गया, ट्रंप तो अब गया, ट्रंप तो अब गया, यही बातें वहां से सुनने में आती थी।
अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी ने सोचा अब इस आदमी से दोस्ती करके क्या होगा, इस आदमी से मिलके क्या होगा, और वो वहां से चले आए वापस। नरेंद्र मोदी के स्टाफ ने भी उनके स्टाफ से कोई बात नहीं की, कोई औपचारिक चर्चा भी दोनों में नहीं की। भाई फोन पे ही बात कर सकते थे। जिस आदमी का हाथ उठाकर आपने हाउडी मोदी में ये कहा है कि अब की बार ट्रंप सरकार, और आपके तमाम समर्थक दिल्ली में जिसकी जीत के लिए यज्ञ वगैरह करते रहे और उनकी तस्वीर के ऊपर तिलक वगैरह लगाते रहे, एक ऐसे व्यक्ति के साथ में मोदी कम से कम फोन पे ही बात कर सकते थे, कुछ तो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ट्रंप के साथ मिलने का कोई भी कोशिश नहीं की। इससे ट्रंप के मन में एक खुन्नस बढ़ गई और उसने सोचा कि इस आदमी को मुझे फिट करना है। और जब वो राष्ट्रपति हुए तब से पहले दिन से ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को फिट करना शुरू कर दिया। अपने राष्ट्रपति शपथ 20 जनवरी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने मोदी को नहीं बुलाया। और लगातार मतलब आप देखिए मोदी की जिसको कहते हैं ना सीरियल इंसल्ट, एक धारावाहिक बेइज्जती, धारावाहिक अपमान मोदी का अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो मोदी जी वो चिल्लाते हैं कि वो सोनिया गांधी ने हमारे खिलाफ कह दिया था मौत का सौदागर वगैरह। अब देखिए ट्रंप ने तो मोदी का जो धारावाहिक अपमान किया है वो तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में बेमिसाल है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का, यहाँ तक कि पाकिस्तान और भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, शासक हैं, वो भी एक दूसरे के बारे में इतनी विपरीत बातें नहीं कहते जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी के बारे में कहता है, और मोदी लगातार चुपचाप बने रहते हैं। अच्छा, ट्रंप जानते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ टैरिफ के सवाल पर आ गया तो मोदी खुश होगा, इसीलिए उन्होंने इस बात को जानबूझ के कहा कि नहीं इसके ऊपर जारी रहेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है मैं नहीं समझता, मैं बहुत कानूनी व्यक्ति नहीं हूं और फैसले की पूरी जानकारी भी हम लोगों को नहीं है, जो अखबारों में छपा है हम लोग उतना ही जानते हैं, अभी एक आध दिन में स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने ट्रंप की जो इमरजेंसी ताकतें हैं उनको खारिज नहीं किया है, वो खारिज की भी नहीं जा सकती हैं। उन इमरजेंसी ताकतों के तहत ट्रंप को कुछ न कुछ टैरिफ लगाने का अधिकार रहेगा, इतना नहीं रहेगा कुछ और रहेगा। दूसरे, ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष में जो दलील दिलवाई है अपने वकीलों से, उस वकील में उन्होंने भारत द्वारा रूस से तेल लेने वाली बात स्पष्ट रूप से कही है। तो ट्रंप की दरअसल पूरी दलील ही भारत के खिलाफ, भारत के रूस से तेल लेने के खिलाफ उस पर टिकी हुई थी। तो मेरा ये मानना है कि ट्रंप मोदी जी को तकलीफ देते रहेंगे, मोदी जी को नौचते काटते रहेंगे, मोदी जी की बेइज्जती करते रहेंगे। ये धारावाहिक अपमान जो है ये लगातार जारी रहेगा और मोदी जी के और भारत के ऊपर वो 18% टैरिफ लगेगा ही लगेगा। मैं नहीं मानता हूं कि ये उसमें हटेगा, और आप देखना 1-2 दिन में इन चीजों की तस्दीक भी हो जाएगी। ये तो रहा भारत संबंधी मामला। अब आइए लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संबंध क्या है? इंस्टीट्यूशन, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। मेरा मानना यह है कि अब हमें लौटना चाहिए थोड़ा इतिहास में, और अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स थे और भारत के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र की नींव रखी उसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए। अमेरिका में एक से एक राष्ट्रपति हुए हैं, एक आध राष्ट्रपति को तो पागल भी कहा जाता है। भाई बहुत हिंदुस्तान में तो बहुत कम प्रधानमंत्री हुए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपतियों का तो सिलसिला बहुत लंबा है। अभी हमें संख्या याद नहीं है, वरना मैं आपको बता देता। तो उसमें कुछ राष्ट्रपति तो झक्की थे, एक आध राष्ट्रपति रिश्वतखोर था, कई राष्ट्रपति बहुत चरित्रहीन हुए हैं, बहुत से राष्ट्रपतियों की हत्या हुई है। तो अमेरिकी राष्ट्रपतियों का जो संसार है वो बड़ा खास तरह का है। भारत के उस हिसाब से देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्रियों का संसार थोड़ा सा, उसमें उतना मनोरंजन नहीं है अगर आप उसकी तरफ देखें। अमेरिकी राष्ट्रपति ज्यादा मनोरंजन करते हैं अपने किरदार की वजह से। तो लेकिन जो ढांचा बनाया अमेरिका के जो संस्थापक थे, अमेरिकी लोकतंत्र के संस्थापक थे, जिन्हें फाउंडिंग फादर्स कहते हैं, उस ढांचे की मैं दाद देना चाहता हूं। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और अभी जो बीच में चुनाव होंगे, ये दो प्रक्रियाएं मिलकर ट्रंप को अमेरिकी लोकतंत्र से निजात दिला दें 4 साल पूरे होने से पहले, तो इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि अमेरिका में जो बुनियाद रखी गई लोकतंत्र की वो कितनी मजबूत है। झक्की से झक्की लोकतंत्र के आड़ में तानाशाह बनने के लिए आतुर अगर कोई व्यक्ति है तो वो भी अमेरिकी लोकतंत्र की जो उदारतावादी प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों का सर्वनाश नहीं कर सकता। ये एक
बात इससे निकल कर आती है। इसके मुकाबले अगर आप भारतीय लोकतंत्र देखें, मैं भारत के फाउंडिंग फादर्स का बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं तो फाउंडिंग फादर्स एंड फाउंडिंग मदर्स कहता हूँ, क्योंकि भारत की संविधान सभा में महिलाएं भी थी। अमेरिका की संविधान सभा में कोई महिला नहीं थी, ब्रिटेन में कोई महिला नहीं थी उसमें बनाने में। तो तो भारत के जो फाउंडिंग फादर और मदर्स थे, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया। एक अनूठा उन्होंने दस्तावेज बनाया जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं, और मैं उसकी प्रशंसा में न जाने कितना लिख चुका हूँ, कितना बोल चुका हूँ। और मैं मानता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र में जो कुछ भी आज खूबियां बची हैं, वो उसी की बदौलत बची हैं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि वो इस मामले में वो उन्होंने जो ढांचा बनाया, उस ढांचे में बहुत गुंजाइश है लोकतंत्र की धाराओं की मदद लेकर और बिना लोकतंत्र की धाराओं की मदद लिए इस लोकतंत्र को एक निर्वाचित तानाशाही में बदल देने की। इंदिरा गांधी ने इसको निर्वाचित तानाशाही में बदला अल्पकाल के लिए। मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रोजेक्ट ये है कि इसको वो हमेशा हमेशा के लिए एक निर्वाचित तानाशाही में बदल दें। देखिए, उस हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ढांचा बनाया, उसमें मेजोरिटेरियनिज्म के खिलाफ बहुत ज्यादा सेफगार्ड्स, बहुत ज्यादा सुरक्षा उपाय कहीं दिखाई नहीं पड़ते। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने इस बात को पूर्व कल्पित किया था कि ऐसा होगा, इस तरह के लोग आएंगे और वो ये करेंगे। क्योंकि अंबेडकर का एक भाषण है कि संविधान आप कैसा भी बना दीजिए, जो व्यक्ति उस संविधान को लागू करेंगे उनके ऊपर सब कुछ निर्भर होगा। इस भाषण को तो हम लोग जानते ही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने इस बात ये तर्क नहीं दिया। उनका कहना था कि हम संविधान ही ऐसा बनाएंगे कि व्यक्ति चाहे भी तो उसमें कोई गड़बड़ ना कर पाए। वो व्यक्ति दोषी रहेगा, संविधान की दुर्गति वो नहीं कर पाएगा। मोदी जी ने तो वो हथकंडा निकाला है कि संविधान को वो अपना एकमात्र धर्म ग्रंथ मानते हैं और संविधान की प्रत्येक भावना और प्रत्येक शब्द का उल्लंघन कर रहे हैं, और फिर भी अपने आप को निर्वाचित और संविधान परस्त कहलाते, उनको निर्वाचित कहा जाता है और संविधान परस्त कहा जाता है। ये जो जबरदस्त किस्म का बहुत ही नुकसानदेह, बहुत ही हानिकारक जो एक विरोधाभास पैदा हुआ है, ये विरोधाभास भारत के लोकतंत्र के भविष्य को काफी कुछ जो है धुंधला कर देता है। मैं तो नहीं कहूंगा अंधकारमय कर देता है, लेकिन धुंधला कर देता है। तो इस मायने में मैं कहता हूं कि अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, वो भारतीय लोकतंत्र के फाउंडिंग फादर्स से एक कदम आगे निकले। पूर्व कल्पना में उनकी भविष्य दृष्टि हमारे लोग फाउंडिंग फादर्स की भविष्य दृष्टि के मुकाबले ज्यादा दूरंदेशी से भरी हुई थी। जी। मैं अबे भाई इस अगले टॉपिक पे आने से पहले मैं अपना भी एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर लूं आपके साथ। हम लोग जब अमेरिका में थे तो बहुत से लोकल लोग मिल रहे थे, उसमें रिपब्लिकन के बहुत खास लोग जो पढ़े लिखे थे और जो रिपब्लिकन के खास लोग थे, और मुझे ठीक से याद है आप भी थे। हम लोगों ने ये प्रश्न उठाया था कि भाई आप भारत के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो, खास करके ऑयल चीन से तेल लेने को लेकर, अरे माफ कीजिएगा, रशिया से क्रूड लेने को, क्योंकि चीन भी ले रहा है, यूरोपियन देश जो है गैस ले रहे हैं। तो उन्होंने एक ये कहा था, और वो मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूं, वो कितना सही कितना गलत या लोग अपने विवेक से माने। उनका कहना था कि भारत अकेला देश है, चीन ने किया अपने लोगों को राहत दी, सस्ता तेल दिया, यूरोप ने किया अपने लोगों को राहत दी, सस्ती गैस दी। भारत अकेला देश है कि उसने वहां से लिया और इसका व्यापार किया और अपने प्राइवेट दोस्तों, व्यापारी दोस्तों को दिया कि तुमको कमाओ। भारत के किसी आम जन को कोई राहत नहीं दी, कोई फायदा नहीं। सही बात। ये भी उनका एक तर्क था, जो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अब इसके काउंटर तर्क नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात मुझसे मिस हो गई, मैं इस बात को बोल भी चुका हूं कि मोदी जी ने जो रूस से सस्ता तेल दिया, उससे उन्होंने उसका देश की जनता को कोई भी लाभ नहीं हुआ। और ये पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ अमेरिका ये इसको भी एक कारण बना रही है कि अगर आप अपने देश के लोगों के लिए कर रहे होते तब आप तो व्यापार कर रहे थे, अपने दोस्त मित्रों को लाभ पहुंचा रहे थे। अब मैं दूसरी बात पे आ जाऊं जिसपे सारी चर्चा हो रही है, और आज वो एआई का जो एक इंटरनेशनल समिट हमने किया है, वो एक अजीब सा काम हम किए हैं। हम एआई में कहाँ हैं, हम लोग इस पे काफी चर्चा पिछली बार कर चुके हैं। लेकिन जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये गलगोटिया की बात कहना इसलिए जरूरी है कि भारत की 4 आईआईटीज के स्टॉल हैं वहां, उन चारों आईआईटी के स्टॉल से बड़ा मिला के टोटल मिला लिया जाए, उससे बड़ा स्टॉल गलगोटिया को दिया गया। वहां पे डीडी, आप भी जानते हैं, आप इसमें रहे हैं कि डीडी का कोई वो ऐसे नहीं जाएगा, वो पार्ट ऑफ पीआर एक्सरसाइज है, वो पार्ट ऑफ पीआर डीडी को बोला गया कि वहां जाओ,
उनके उस वो जो जो रोबो कुत्ता वाला रोबो था, चीनी कुत्ता, उसको अश्विनी चीनी वैष्णव कुत्ता। जी ने रीट्वीट किया। मैं ये सारी हुँ, बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो तमाशा हुआ है, उसके बाद अगर कांग्रेस ने वहां प्रदर्शन किया, हुँ। तो क्यों नहीं प्रदर्शन करें? आप 2 लाख लोगों को बुला रहे हैं, उसको कहा जा रहा है कि वो देश के खिलाफ कितना बड़ा देशद्रोह है कि वहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता देशद्रोह पार्टी नहीं। वाले तो सत्ता में अंधे हो गए हैं और सत्ता के मद में चूर हैं और उनकी दृष्टि, उनकी आँखों पर असर पड़ा है। मुझे लगता है इनका रेटिना-वेटिना सब नष्ट हो चुका है इनका आँखों का। इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, कल मैं कनॉट प्लेस में था और आस-पास के इलाके में भी मैं घूमा, कनॉट प्लेस के आस-पास का इलाका। जितनी भी फेरियाँ लगती थीं, जितने भी लोग ज़मीन पर बैठ के चीज़ें बेचते थे, जितने भी खोमचे लगते थे, जितने भी चाय वाले थे, जितने भी मूँगफली वाले थे, ऐसा लगता था कि जैसे कि उनको इरेज़ कर दिया गया हो, उनको धरती के अ, धरती की सतह से उनको साफ कर दिया हो पूरी तरीके से। कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। मेरे ख्याल से हज़ारों हज़ार लोग वहाँ पर ज़मीन पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर वर्षों से बैठ रहे थे। वो ज़मीन उनकी थी और उन सबको 16 तारीख को ये तथाकथित आईटी कुंभ शुरू हुआ था, एआई कुंभ शुरू हुआ था और इस कुंभ के 2 या 3 दिन पहले से उनको वहाँ पर नहीं बैठने दिया जा रहा है और सुनते ये हैं कि अभी 4, 5, 6 दिन और चलेगा। कम से कम 15 दिन की उनकी रोज़ी ये एआई कुंभ खा गया। ये एआई कुंभ जो है वो दिल्ली के गरीबों की पीठ पर एक कोड़ा है, जो जिसने उन्हें पूरी तरीके से घायल कर दिया है। इन लोगों की पूरी, मेरे ख्याल से अगले 6 महीने से लेकर 1 वर्ष की अर्थव्यवस्था जो है इनके घर की पूरी तरीके से बिगड़ गई होगी। क्योंकि ये लोग तो रोज़ कमाने वाले और रोज़ खाने वाले लोग हैं। कोई आपके फ़ोन के ऊपर कवर देता था, कोई फ़ोन के ऊपर वो जो गार्ड लगाया जाता है, स्क्रीन के ऊपर वो गार्ड लगाता था, कोई महिलाओं के लिए कढ़े हुए झोले बेचता था, कोई अपने तवे पे रखकर भुने हुए तले हुए आलू की चाट बनाता था और कनॉट प्लेस में जो पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस के सामने एक कोना है। कम से कम 30 साल से तो मैं वहाँ पर एक बंदे को बैठा हुआ देख रहा हूँ जो कि चाट बेचता है। सबको हटा दिया, सब खत्म कर दिया। सबसे ज़्यादा दिल्ली में पिछले 7-8 दिन से दिल्ली के चौराहों पे कोई भीख नहीं माँगता है। हिजड़े ताली बजाते हुए अपने अपने लिए पैसे नहीं जमा करते हैं। ये भारत की जो गरीबी है, गरीबी को आप इस तरीके से छिपा के आप क्या हासिल कर सकते हैं? क्या भारत की गरीबी इससे मिट जाएगी? आप क्या क्या बताना चाहते हैं लोगों को? अच्छा, जब आप गरीबों की पीठ पे कोड़ा मार रहे हैं, आईटी कुंभ के एआई कुंभ के नाम पर एक पूरा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, वो चीनी कुत्ता तो उसका एक रूपक बन गया है। वो एक घटना है, लेकिन वो एक घटना ने इनके पूरे जो प्रपंच इन्होंने रचा है, इस पूरे प्रपंच का पर्दाफाश कर दिया उस एक घटना ने। तो इससे ज़्यादा बड़ा फर्जीवाड़ा मैं ये बताता हूँ कि मोदी जी के पूरे शासनकाल में कोई नहीं हुआ। मोदी जी ने बहुत से फर्जीवाड़े किए हैं, नोटबंदी एक फर्जीवाड़ा था मोदी का। उससे जितने भी इवेंट किए हैं, सारे इवेंट फर्जीवाड़े होते हैं। अब तो मुझे लगता है कि दुनिया में अगर विश्व युद्ध शुरू हो जाए, तो मोदी जी उस विश्व युद्ध में क्या हस्तक्षेप कर पाएँगे, वो इवेंट कर देंगे उसके ऊपर हैं। और वो कहेंगे कि ये हमने विश्व युद्ध के डिस्कोर्स में एक हस्तक्षेप कर दिया और उसपे एक घोषणा पत्र जारी करवा देंगे, मेहमानों को लाकर और उस घोषणा पत्र में बैठे-बैठे इतराएँगे और उसको अपने पीआर का ज़रिया बना लेंगे। ये इनका हथकंडा है पूरा। जी। ये देश, उनकी सरकार जितनी गवर्नेंस डेफिसिट का शिकार है और समाज के प्रति किसी भी किस्म की इस व्यक्ति में और इस सरकार में कोई सहानुभूति नहीं है। सामाजिक एकता के प्रति इसका दृष्टिकोण पूरी तरीके से दूषित है और उपयोगितावादी है, घटिया तरह का उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। अब ये सब करके ये सब कर रहे हैं, तो किसी न किसी विपक्षी दल को तो अपनी ज़िम्मेदारी निभानी थी। जी। अगर कोई मैं विपक्षी दल मैं कोई ज़िम्मेदारी नहीं निभाता, तो मुझे अफ़सोस होता। कांग्रेसियों ने हिम्मत की, उनकी पिटाई हो सकती थी, वो घायल हो सकते थे, पुलिस उनको बेरहमी से पीट सकती थी, सब कुछ हो सकता था। उन्होंने हिम्मत की, अपने कपड़े उतार के कपड़े उतार के जब प्रदर्शन होता है, सीधा मतलब होता है कि आप गरीबी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी, इस देश जी। का साधारण आदमी खुशहाल नहीं है, वो निर्वस्त्र होने की स्थिति में है। ये उसका प्रतीकात्मक संदेश है उस प्रदर्शन का। जी, जी। मैं अभय भाई एक चीज़ इसलिए आपके साथ शेयर कर लूँ, कल रात में मैंने सैम पित्रोदा साहब से बात की, एक रिकॉर्ड किया है। हुँ।
मतलब उनका कहना है कि आप जब इस तरह की सीरियस बात कर रहे हैं, जहां आप सीरियस हैं दुनिया के, तो 300-400 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। 2 लाख लोग आप मेला लगा रहे हैं, मेला नहीं है, बिल्कुल, ये चाट पकौड़े तमाशा खाने है, की चीज नहीं है। आप बिल्कुल अगर तमाशा है। सीरियस है, हाँ, आप छोटे लोगों को बुलाइए, ग्रुप बनाइए, एक्शन प्लान बनाइए, कैसे क्या होना है, एक। और दूसरा उन्होंने एक चिंता जताई, उन्होंने कहा कि आज हम कहना हम अपनी बात क्या करें लेकिन देख के दुख होता है कि मैं, और 2 चीजें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आपको और हमारे को भी कुछ एक रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने कहा 150 करोड़ के देश में, जो दुनिया का सबसे ज्यादा फोन हमारे यहाँ, 120 करोड़ फोन लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ, फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड और आईओएस भी अमेरिकन है। हम आज तक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, एक। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई अभय भाई, जब मैं डेटा की बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने भाषाओं में तीसरे नंबर पे अब हिंदी आती है, जो सबसे ज्यादा जी। लोग बोलते हैं। और कहने लगे उस हिंदी का टोटल डिजिटाइजेशन जो हुआ है वो केवल 4-5% है, लेकिन असीम संभावनाएं हैं, असीम। कहने लगे लेकिन ये लोग तो कहीं और ही अपना डपली बजा रहे हैं। मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूं इस बात को, क्योंकि वो नहीं, नहीं, हिंदी आप को बिल्कुल बहुत। ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें क्या है कि कुछ भारत के आईटी इंजीनियरों ने, जिनको जिनको एआई में दिलचस्पी थी, खासतौर से मद्रास आईआईटी में और आंध्र प्रदेश में 1-2 जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काम हुआ है। तो मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है कि 2 डेटा सेंटर वहाँ पर मौजूद हैं और उन डेटा सेंटरों में करीब 37-38 हज़ार जीपीयू चिप लगे हुए हैं, जिससे उन्होंने 1-2 एआई मॉडल भी तैयार किए हैं। मुझे नाम अभी याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा। लेकिन वो एआई मॉडल की क्या खूबी है? उनकी खूबी यह है कि, मैं खूबी ही कहूंगा, कमी नहीं कहूंगा। उनकी खूबी यह है कि वो करीबन 1 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन ये 1 बिलियन बहुत कम है दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से। जो गूगल ने जेमिनी 1 बनाया है मॉडल एआई का, वो 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स के ऊपर काम करता है और वो बहुत जल्दी ही तेजी के साथ में वो दूसरे ट्रिलियन पैरामीटर्स को कवर करने लगेगा। और भारत में जो एआई की प्रगति है वो इतनी सुस्त है कि अभी वो 1 बिलियन तक पहुंच पाए हैं। वो दूसरे बिलियन तक पहुंचने में उनको अभी बहुत बहुत समय लग जाएगा। उसकी सीधी वजह है, मैं उस आंकड़े को दोबारा दोहराऊंगा, ना आप पैसे के निवेश कर रहे हैं, ना आपके पास कोई कल्पनाशीलता है। और ये केवल भारत सरकार का ही नहीं है, भारत की जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं, इन्फोसिस सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ये इन्फोसिस जो है, वो उसके बारे में कहा जाता है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेंटेनेंस की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मेंटेनेंस की, यानी कहीं भी अगर कहीं किसी को जरूरत है तो सब जगह मेंटेनेंस करती जाकर, उसके जरिए बहुत पैसा कमाती है। इन्होंने 2015 के आसपास विशाल सिक्का को उन्होंने निमंत्रित किया था कि वो अमेरिका से आए और उनके सीईओ बने। विशाल सिक्का बहुत बड़ी चीज थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में। वो आए और हम लोगों ने उनके वक्तव्य वगैरह भी सुने। मैं तो बहुत दिलचस्पी रखता हूँ इन बातों में, मैंने बहुत ध्यान से उन्हें पढ़ा। और उन्होंने इन्फोसिस वालों को, नारायण मूर्ति को, नंदन नलकेरी, सबको उन्होंने सुझाव दिया कि आप एआई में निवेश शुरू कीजिए। ये देखिए, ये सुझाव उनका, विशाल सिक्का का, जो उन्हीं की कंपनी के सीईओ थे और जाने माने आईटी इंजीनियर थे दुनिया के, इनोवेटर थे। इन्होंने उनका सुझाव नहीं माना। चीन ने 2017 में वो अमेरिका वापस चले गए। चीन ने क्या किया है? चीन ने 2017 से ही निवेश शुरू किया एआई में और आज देखिए वो कहां खड़ा हुआ है। अगर इन्होंने निवेश शुरू कर दिया होता प्राइवेट, निजी स्तर पर, और सरकार भी उसके अंदर मदद में आगे आ जाती, तो आज एआई के सवाल पर भारत को ये सब फर्जीवाड़ा नहीं करना पड़ता। उसके पास दिखाने के लिए चीनी कुत्ता नहीं दिखाना पड़ता भारत को, तो दिखाने के लिए उन्हें ठोस चीज उनके पास होती। लेकिन इसमें भारत का प्राइवेट सेक्टर भी नाकाम रहा। मतलब ये इमेजिनेशन जिसको बोलते हैं, जो कल्पना है आपकी, है, वो कल्पना के धरातल पर भी ये एआई के महत्व को स्वीकार नहीं कर पाए और उस डगर पर एक पहला कदम भी नहीं उठा पाए। आज तो हालत ये है कि ये सिर्फ इसी तरह के प्रपंच रच सकते हैं। भारत एआई में बहुत पीछे है। वो केवल एआई का प्रयोक्ता भर रह गया है। एआई का दूसरे लोग एआई बनाएंगे, ये लोग उनका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भारत की इस मामले में कोई हैसियत नहीं है। जी। मैं एक
अभी भाई एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि वो बहुत ही मेरे हिसाब से सीरियस है। बीजेपी में का एक व्यक्ति जो कोटा में है और जिसकी बहुत सी पिक्चरें आई हैं, ओम बिरला क्या खास आदमी है, ओम बिरला रुक के, और वो बहुत सी पिक्चरें हैं, मैं उस पर नहीं डिटेल में जा रहा हूँ। वो खुलेआम कह रहा है कि राहुल गांधी को मैं गोली मार दूंगा, मैं राहुल गांधी को गोली मारूंगा। और सरप्राइजिंग बात यह है कि जब बहुत हल्ला हल्ला मचा तो एक दिन बाद एफआईआर हुई, वो सब हुआ, लेकिन ओम बिरला बिल्कुल चुप है। ये वही है कि ओम बिरला भाई वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, राहुल गांधी कोई ऐसे आदमी तो है नहीं। उनको अगर आपका एक खास व्यक्ति जो बीजेपी का है और आप यू आर सपोज टू बी द कस्टोडियन ऑफ लोकसभा, वो कह रहा है कि मैं घुस के मार दूंगा, गोली मार दूंगा और उसके बाद 25 लोगों को सांसद को मार लूंगा, और आप बिल्कुल चुप हैं इस पूरे उस पे, क्योंकि राहुल गांधी की सुरक्षा को भी डाउन साइज किया गया है, ये सबको पता है। मैं इस पे जरा एक टिप्पणी चाहूंगा, बहुत सीरियस है। मैं तो ये मानता हूं कि राहुल गांधी की जान खतरे में है। देखिए, मैं इस बात को कई बार स्पष्ट रूप से कह चुका हूं, राहुल गांधी की जान खतरे में है। उनके साथ कुछ भी हो सकता है। वो इस सरकार की आंख में कांटा है, वो मोदी जी के गले में फंसे हुए हैं। वो बहुत राहुल गांधी की जान खतरे में है और राहुल गांधी को भी इसकी फिक्र करनी चाहिए, उनके समर्थकों को भी, उनकी पार्टी को भी फिक्र करनी चाहिए। और मैं राहुल गांधी का और किसी तरह से प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को, नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है और सामाजिक न्याय के प्रश्न को राष्ट्रीय क्षितिज पर अंकित किया। वरना क्या होता है कि क्षेत्रीय क्षितिजों पर ही सामाजिक न्याय की विचारधारा रहती थी, क्षेत्रीय नेता ही इसको आगे बढ़ाते थे। राष्ट्रीय नेता के तौर पर सामाजिक न्याय की विचारधारा को, विचार को जिस तरीके से राहुल गांधी ने स्थापित किया है और उसे राष्ट्रीय एजेंडे में बदल दिया है, यहां तक कि केंद्र सरकार को भी नानुकुर करते हुए, गाली गलौज करते हुए उनकी बातें माननी पड़ी हैं, उसके बाद तो राहुल गांधी का महत्व राष्ट्रीय राजनीति में काफी बढ़ गया है। वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नरेंद्र मोदी की, जिस तरह नरेंद्र मोदी सारे देश को संबोधित करते हैं सरकार की ताकत के दम पर, राहुल गांधी अपनी लोकप्रियता और अपनी ताकत के दम पर सारे देश को एक मंच से संबोधित करने की क्षमता रखते हैं। और ये क्षमता उन्होंने बिना किसी की मदद के स्वयं अपने प्रयास से अर्जित की है, ये मैं कह रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है। उनके पीछे किसी पूंजीपति का समर्थन नहीं है, उनके पीछे किसी ग्लोबल ताकत का समर्थन नहीं है, लेकिन उन्होंने अर्जित की है और उनकी जान को खतरा है। और जो जहां तक ओम बिरला और इन व्यक्तियों का सवाल है, ये जो नफरती चिंटू हैं बहुत से, इन सबको सरकार द्वारा शह दी जाती है और ये लोग कोई ऐलान करती है महिला कि उसकी जीभ काट लाएंगे, उसको हम 10 लाख रुपए देंगे। कोई कहता है उसकी आंखें फोड़ दो, उसकी ये करेंगे। ये इस तरह की तमाम बातें की जाती रहती हैं। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता है। इनसे सब लोग समझते हैं कि इस तरह की बात करके हम लोग लाइमलाइट में आ सकते हैं, हम लोग मीडिया में सुर्खियां बन सकते हैं। आज हमें कोई नहीं जानता है, इस तरह की एक बात अगर हम बोल देंगे, थोड़ा बहुत जोखिम है इसके अंदर, उसके बाद हम सबके सामने आ जाएंगे और हमारी राजनीति परवान चढ़ जाएगी। ये करणी सेना के हैं। अच्छा, ये करणी माता के नाम पर, करणी देवी माता के नाम पर ये संगठन बना है। ये संगठन तब प्रकाश में आया था जब संजय लीला भंसाली ने पद्मावत फिल्म बनाई थी। करणी सेना के तमाम प्रवक्ता मीडिया मंचों पे आकर बदतमीजियां करते रहे हैं, गाली बकते रहे हैं, मारपीट की धमकी देते रहे हैं। एक आध बार उन्होंने मारपीट भी की है। इसके बावजूद मीडिया इन्हें बुला बुलाकर मंच पर बैठाता रहा है। ये एक नया खल संगठन जो है ना, ये पैदा हुआ है। और इससे पहले बजरंग दल था, बजरंग दल भी इस तरह की कार्रवाई करता, बजरंग दल के लोग भी यही करते हैं। वो सब क्या है, वो एक गले में गमछा, उन्होंने गेरुआ गमछा लिया, हाथ में डंडा लिया और कहीं भी आगे गुंडागर्दी करने लगते। और इसी बजरंग दल के लोग भी इसी प्रकार की कार्रवाई करते हैं, हम इसको देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लगातार समाज में हिंसा का वातावरण बनाना और एक पैरेलल पुलिस का रोल, पैरेलल पुलिस और एक समांतर दंडाधिकारी की भूमिका ये लोग निभा रहे हैं और इनको सरकार और पुलिस द्वारा ये निभाने दी जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है। मुझे तो लगता है कि जब कभी इन लोगों की सरकार जाएगी तो इन लोगों का सफाया करना, ये जो गंदे बजबजाते हुए काक्रोच हैं, लोकतंत्र की जमीन पर रेंग रहे हैं, उनको जो छूट मिली हुई है, इन सब का सफाया करना उस सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। जी, मैं अबे भाई एक चीज जोड़ दूं
वो इसलिए इसलिए मुझे है, जो आपकी बात से मैं भी, मुझे एक चीज और लगती है कि ये बहुत ही सफाई से एक माहौल बनाते हैं, क्योंकि कल के दिन कुछ हो गया तो वो तो कहेंगे ही भाई वो इस तरह से बोल रहे थे, तो अब ऐसा, ये तो देश में माहौल था ही ऐसा। दूसरा, मैं दो तीन चीजें एक साथ कह दे रहा हूं। मैंने जीवन में निडर जो होता है ना, मैं किसी की पॉलिसी अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, वो दो या तीन, मेरे पास 5 लोग ऐसे नहीं जिनको, जो निडर मैं जिनको मानूं, जो ये जिनको ये डर नहीं है मेरा कुछ हो जाएगा। मैं उस श्रेणी में राहुल गांधी को भी रखता हूं कि मेरा कुछ हो जाएगा, ये वो निडर है। नहीं तो अगर अगर डर होता तो बहुत से डरपोकों को देखा, उसकी क्या लिस्ट पता है। दूसरी बात, एक चीज और है जो कांग्रेस उठा रही है इस बात को, कि वो जब लड़का, वो जो, अब लड़का बोलिए, लफंगा बोलिए, जो भी बोलिए, और वो बीजेपी का वो लगाया हुआ है पटका, वो करनी से ना, वो बीजेपी का भी पटका लगाया है। वो जब ये कह रहा है कि साहब किरण रिजिजू और निशिकांत दुबे का ने जब ऐसा कहा, तो मैंने मतलब उनको वहां से, और किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हुए वो राहुल गांधी को कह रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट है इस देश के लिए। मतलब ये रिलेशनशिप तो कहीं ना कहीं है ना, आप उस तरह के नहीं माहौल, नहीं, आप जब उस जब तरह के जब लोगों। जब संसदीय कार्य मंत्री नेता विपक्ष को सिक्योरिटी थ्रेट बता रहा है और उन्हीं के विचारधारा से जुड़ा हुआ, उन्हीं के संगठन से जुड़ा हुआ एक गुंडा उसको जान की धमकी दे रहा है, तो दोनों बातों को जोड़ के देखा ही जाएगा। सीधा मतलब है कि आप संदेश दे रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट को आप समाप्त कीजिए। और कोई बात कह सकता है कि भाई संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश की सुरक्षा को जो खतरा है उससे हम उस देश को मुक्त कराएं। इस बात पे कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो कि दीवानगी में जाके कोई गलत हरकत कर दे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं राहुल गांधी की जान को बहुत खतरा है। जी, जी। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अभय भाई बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जी, नमस्कार।